प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मेथड की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो डिस्कशन कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि एक तो मैट्रिक्स गिवन है जो कि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स गिवन है जो कि मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप ए बी होल इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों से कि आप लोगों ने ए मल्टीप्लाइड बाई बी और इसका होल इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन में ना ही आपको ए गिवन दिया गया है ना ही बी गिवन दिया गया है, बल्कि ए और बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस जो हैं वो गिवन दिए गए हैं। अब आप लोगों ने ए और बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस को ही यूज़ करते हुए ए मल्टीप्लाइड बाई बी होल इनवर्स जो है फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हमें ए और बी क्वेश्चन में गिवन नहीं दिए गए तो हम जो है कुछ या कह लें कि जो इन्वर्स की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हैं। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो ए बी और इन्वर्स जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता है कि जब दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मल्टीप्लाई होने के बाद उनके जो इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि उनकी जो साइड्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे बी आपका जो है वो बाद में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बी आपके पास क्या आ जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहले आ जाएगा। और उसी तरह ए जो कि पहले लिखा हुआ था इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो बाद में आ जाएगा। तो ये रिजल्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जब भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका अगर अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है तो जो बाद वाला मैट्रिक्स बी है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहले आता है और जो पहले वाला मैट्रिक्स ए था उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो बाद में आता है। और क्वेश्चन हमें क्या क्या गया है, क्वेश्चन में हमें ए बी होल इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। और हमें पता है कि ए बी होल इनवर्स किसकी इक्वल होता है, वो होता है बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पुट करेंगे। ये जो बी इनवर्स की वैल्यू है ये वाला मैट्रिक्स, ये सारी की सारी वैल्यू जो है हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। और इसी तरह ये जो ए इनवर्स है इसकी जो वैल्यू दी हुई है सारी की सारी वैल्यू को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड पे लिख देंगे बी इनवर्स की। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दी जो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा जो कि एक 3x3 का मैट्रिक्स ही होगा, वो आंसर हमारे पास क्या होगा, ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या ए बी का होल इनवर्स होगा जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जस्ट कैलकुलेशन वाला काम ही आप लोग इजीली कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को निकाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी फिलहाल स्किप कर दें, ये आप लोगों को कह लें कि कोर्स ऑफ लाइन से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या कीमत दिया गया है, इसमें दिया गया है ए और बी क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को करवाई हुई है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस कौन से होती हैं, डेट इज़ ऐसे मैट्रिसेस जिनका अगर आप स्केल लें तो स्केल लेने के बाद हमें जो है वही मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसे मैट्रिसेस को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस कहते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने साथ में ये बताया हुआ है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस कौन से होते हैं। तो ए और बी आपके पास जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं। और शो क्या करना है, शो ये करना है कि अगर ए बी और बी ए आपस में इक्वल हों, जो कि इन जनरल नहीं होते, लेकिन कह रहा है कि अगर ए बी, क्योंकि कुछ केसेस में आपस में इक्वल होते भी हैं, तो कहता है अगर ए और बी क्या हो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हों और उसके अलावा अगर ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो, देन शो करें कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो है ये भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो शो करते हैं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हमें पता है किसी मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट चेक करना, हमें क्या करना होता है, उसका स्केल लेना होता है और स्केल लेने के बाद चेक करना होता है कि उसका आंसर जो है वापस फिर से वही मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। अब बात करें अगर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया गया जिसको हम लोगों ने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स चेक करना है वो क्या है, ए बी। तो ए बी को क्योंकि हमने आइडेम्पोटेंट चेक करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी लिख लेते हैं। और क्योंकि इसको आइडेम्पोटेंट चेक करना है तो हम क्या कर लेते हैं, इसका स्केल ले लेते हैं। और स्केल लेने के बाद जो हम फाइनली जो चेक करते हैं कि स्केल लेने के बाद वापस फिर से यही मैट्रिक्स ए बी आता है या नहीं आता। अगर यही मैट्रिक्स ए बी आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स ए बी है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन आगे फर्दर कैरी करते हैं और देखते हैं इन दिनों हमारे पास आंसर क्या आता है। तो ए बी होल स्केयर, ए बी आपके पास कोई ना कोई एक मैट्रिक्स है और उसका स्केयर है, तो ए बी होल स्केयर को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए
बी और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए बी, इस तरह लिख सकते हैं। जैसे आपको बताओ कि जब किसी मैट्रिक्स का स्केयर लिखा हो इस तरह, तो उसको हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय ए, बिल्कुल इसी तरह ए बी आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका स्केयर लिखा हुआ है, तो ए बी का जब आप स्केयर लेंगे तो किसकी इक्वल आएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पहला पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट हमें और क्या गिवन है, और ये गिवन है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल ही होता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो दरमियान में ये बी ए लिखा हुआ है, ये बी ए, इस बी ए की जगह हम जो है वो ये ए बी यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये यूज़ करते हैं। हम इसकी जगह लिखेंगे ए, सबसे पहले तो वैसे का वैसे ही यहाँ पे आएगा, ये क्या आ गया आपके पास ए। उसके बाद ये जो बी ए है, इसकी जगह हम जो है वो ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, ये वाला रिज़ल्ट। तो ये वाला रिज़ल्ट जब यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ए बी ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी आ जाएगा, यहाँ पे बी ए की जगह ये वाला। और ये जो बी है ये भी अगेन वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी। तो ओवरऑल आप देखते हैं आपके पास क्या रिजल्ट बन गया, ये वाला आपके पास बन गया ए इंटू ए एंड बी इंटू बी। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर आप कैलकुलेशन को फर्दर कैरी करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपके पास जो ए इंटू ए है इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर, और ये जो बी इंटू बी है इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हमें और क्वेश्चन में क्या गिवन है, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए और बी क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस है, मीन्स ए का स्क्वायर जो है वो ए की इक्वल आएगा और बी का स्क्वायर जो है वो बी की इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं, और जो बी स्क्वायर है उसकी जगह हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं। तो अगर आप अपनी कैलकुलेशन के आंसर को देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा था, ए बी का होल स्क्वायर। तो जब आपने ए बी जो मैट्रिक्स था उसका होल स्क्वायर लिया है, तो होल स्क्वायर लेने के बाद आपका आंसर क्या आ गया है, ए बी मैट्रिक्स जो है अगेन फिर से आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट के केस में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट के केस में जो आपको ए बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उन मैट्रिक्स के केस में जो ए बी मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आपके पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि उसका स्केल लेने से हमारे पास जो है वो वही मैट्रिक्स दोबारा फिर से आ गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में क्या गिवन दिया गया है कि अगर ए का ट्रांसपोज जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो, देन शो करें कि ए जो है आपके पास क्या होगा, वो भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो इसको जब प्रूव करने की फिर कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि ए जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और गिवन क्या दिया गया, गिवन ये दिया गया कि ए का ट्रांसपोज जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तब ए को आइडेम्पोटेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेना होगा ए का स्क्वायर, और स्केयर लेने के बाद हमने ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए का स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल ही आता है। अगर हमने ये प्रूव कर लिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए हमारे पास क्या है, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो ए के स्क्वायर से जब स्टार्ट करते हैं, ए का स्क्वायर हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए ए के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ए स्क्वायर को ऐसे ही फॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन दी है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन में ट्रांसपोज जो है इन्वॉल्व करेंगे, ताकि हम ट्रांसपोज जो कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है उसका भी हम जो यूज़ कर सकें अपनी कैलकुलेशन में। तो ये जो मैट्रिक्स ए है, आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका जब ट्रांसपोज लेने के बाद आप उसका अगर आप फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, तो आपको हमेशा वही मैट्रिक्स जो है वो दोबारा फिर से मिलता है। ये रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किसी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं, तो दूसरी बार जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको रिजल्ट में दोबारा फिर से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ए इन्वॉल्व हो रहा है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, जो पहला ए है इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगा, पहले ए की जगह आ जाएगा। और उसी तरह ये जो दूसरा ए है ये वाला, इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज और उसके बाद इसका फिर से ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन में ट्रांसपोज इन्वॉल्व कर लिया है, क्योंकि हमें जो गिवन डाटा दिया गया था वो ये था कि ए का ट्रांसपोज जो है वो इम्पोर्टेंट है,
मीन्स ए के ट्रांसपोज का स्केयर ए का ट्रांसपोज ही आएगा और हमने इसको यूज़ करना है, इसलिए हमने अपनी कैलकुलेशन में क्या किया है, ए के ट्रांसपोज को जो है वो इन्वॉल्व कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने ये भी रिजल्ट पढ़ा था कि जब भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इस तरह लेट्स से ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उनका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है, ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास आंसर आता है कि दोनों के ट्रांसपोज जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और चेंजिंग क्या होती है, चेंजिंग ये होती है कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है वो बाद में आता है और जो बाद वाला मैट्रिक्स है वो पहले आता है। तो आपका इंडियन ये वाला इन जनरल आंसर आपको मिलता है कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर आपका किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। या फिर आप इसकी दूसरी साइड भी दे सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज जो है वो ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसकी इक्वल होगा कि आपका जो दूसरा मैट्रिक्स है ये वाला, आप इसको पहले लिखेंगे इस तरह, और उसके बाद आपका जो पहला मैट्रिक्स है जिसका आपने ट्रांसपोज लिया हुआ है उसको आप बाद में लिखेंगे और होल का क्या कर लेंगे, होल का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो क्या हो गया, आपकी ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल बन जाएगी जैसे कि ये लिखी हुई है। ठीक है, तो आप दोनों साइड पे जा सकते हैं, दोनों साइड आपस में इक्वल है, किसी भी एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल लिख सकते हैं। तो मैं दोबारा फिर से लिखता हूँ यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो है वो जो ट्रांसपोज का रिजल्ट है इसको इस तरह भी जो है वो देख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स लिखे हों, लेट से एक मैट्रिक्स बी है उसका ट्रांसपोज, उसके बाद फिर एक मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर किसके इक्वल आएगा कि ये जो दूसरा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है जिसके ऊपर टी लिखा हुआ है इसको पहले लिखेंगे और ये जो पहला मैट्रिक्स है जिसके ऊपर टी लिखा हुआ है इसको हम बाद में लिखेंगे और ओवरऑल क्या कर लेंगे, पूरे के पूरे दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख देंगे। इसको हम जो है इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसी रिजल्ट को जो है मैं अपनी ये जो रिजल्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं कलर चेंज करके आपको समझाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये जो जिसको मैंने ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ ए का ट्रांसपोज है, ये एक मैट्रिक्स है। और ये जो ये भी ए का ट्रांसपोज है, ये भी आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है। और दो मैट्रिक्स हैं जिनको मैंने ग्रीन कलर से जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे नीचे ए और बी के ट्रांसपोज जो है वो लिखे हुए हैं। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें नीचे वाले रिजल्ट के साथ तो ये जो आपका ग्रीन कलर वाला ए का ट्रांसपोज है वो किसकी जगह आ रहा है, वो बी की जगह आ रहा है। और आपका ये जो दूसरा ग्रीन कलर वाला ए का ट्रांसपोज है वो किसकी जगह आ रहा है, वो ए की जगह आ रहा है। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज किसकी कुल आ रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइड चेंज होने के बाद इन दी एंड क्या आ जाएगा, दोनों का ट्रांसपोज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बी कंसिडर कर लेंगे, सेकंड फर्स्ट ए के ट्रांसपोज को, इसको जो है वो सेकंड ए के ट्रांसपोज को हम जो है ए कंसिडर कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, थोड़ा सा इरेज करके आपको मैं समझाऊँ तो ये आपके पास बन जाएगा ये वाला जो है ये पहला आपके पास अगर आप समझते हैं ये क्या है, बी का ट्रांसपोज है। उसके बाद ये दूसरा जो है आपके पास क्या है, ये अगर ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, यहाँ पे बी क्या है आपके पास, ये ए का ट्रांसपोज, और ए क्या है वो भी आपके पास ए का ट्रांसपोज ही है। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, इनकी साइड चेंज हो जाएंगी और ओवरऑल होल का ट्रांसपोज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिजल्ट को हम जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे अब अपनी कैलकुलेशन में और देखते हैं इंजन हमारे आंसर की जो है वो शेप कैसे बनती है। तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई उसका मैं रीड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, इसको ये जो एक ट्रांसपोज लिखा है इसको हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे और ये जो दूसरा ट्रांसपोज लिखा है हम इसको दूसरा मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। और दो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये जो दूसरा मैट्रिक्स है ये पहले आ जाएगा, ये क्या है, ए का ट्रांसपोज ही है दूसरा मैट्रिक्स। और जो पहले वाला मैट्रिक्स है ये वाला जो कि ए का ट्रांसपोज ही है वो क्या हो जाएगा, वो दूसरी साइड पे आ जाएगा, वो भी क्या बन जाएगा आपके पास ए का ट्रांसपोज दूसरी साइड पे आ जाएगा। दोनों मैट्रिसेस क्योंकि सेम ही है इसलिए साइड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अदरवाइज जब दो डिफरेंट मैट्रिसेस के ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने उनको इकट्ठा करके लिखा है तो उनकी साइड जो है वो चेंज होती है। ये ट्रांसपोज का जनरल रिजल्ट है जो मैंने अभी आपको भी बताया था।
तो दोनों मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो दोनों मैट्रिक्स जिनके ट्रांसपोज लिखे हुए थे, दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके साइड चेंज करके लिख लिया है। उसके बाद ये जो ट्रांसपोज था दोनों मैट्रिक्स का, इन ट्रांसपोज की जगह जो है हम एक ही ट्रांसपोज जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये है वो रिजल्ट जो मैंने भी यहाँ पे यूज़ किया है। ये ट्रांसपोज वाला रिजल्ट जो मैंने भी यहाँ पे यूज़ किया है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि बी का ट्रांसपोज जब ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये जो सेकंड वाला ए है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, और जो फर्स्ट वाला बी है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग किया हुआ है ये वाला, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके इक्वल आ जाएगा। ये बिल्कुल ये सेम प्रोसीजर जो है मैंने यहाँ पे किया है अपनी कैलकुलेशन पे, यहाँ पे जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है अपनी जो थ्योरम की और जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, वहाँ पे मैंने बिल्कुल ये वाला सेम प्रोसीजर जो है वो किया है। और अब दोबारा फिर से देखें तो बी की जगह क्या है, ये ए का ट्रांसपोज, इसको क्या कर दिया है दूसरे नंबर पर लिख दिया है। उसके बाद ए की जगह क्या है, ये ए का ट्रांसपोज, इसको हमने जो पहले नंबर पे कर दिया जैसे यहाँ पे किया था। उसके बाद इनको दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज थे, ये वाले, ये वाला और ये वाला, इनको इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे यहाँ पे लिखा था। तो ये वाला रिजल्ट जो है वो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसफर रिजल्ट जो है, ये वाला रिजल्ट जो है मैंने अब यहाँ पे अपने कैलकुलेशन के सोल्यूशन में जो है वो यूज़ किया है। और यूज़ करने के बाद मैंने आंसर लिखा है कि ये जो हमारे पास इक्वलिटी आ रही थी, ये सारी की सारी किसकी इक्वल आ जाएगी, ये इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। अब थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझने में जो है वो आसानी हो। मैं एरिया ही कर देता हूँ सब कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, ए स्के से स्टार्ट किया था। ए स्के को लिख सकते हैं ए इंटू ए। उसके बाद नेक्स्ट जो पहला ए है उसकी जगह हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज, और उसके बाद होल का ट्रांसपोज, और जो दूसरा ए है उसकी जगह भी लिख सकते हैं हम ए का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज, जिसको मैं जो है दूसरे कलर से लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझने में जो है वो आसानी हो। तो ये क्या बन गया, होल का ट्रांसपोज बन गया। अब उसके बाद ये हमने क्या किया, जस्ट ए की जगह ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले की जगह और दूसरे ए की जगह भी जो है वो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो रिजल्ट यूज़ किया था, जो मैं पहले भी आपको समझा रहा था, जो जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनका इकट्ठा जो ट्रांसफर आपने होल ट्रांसफर लिया हुआ हो, तो उनका आंसर कैसे लिखना है। ये जो सर्कल में मैंने दो मैट्रिक्स लिखे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स के डिफरेंट अलग अलग ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आपने इनको इकट्ठा करके लिखना है तो क्या करना है, पहले जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है ये वाला, इसका ट्रांसपोज ब्लू कलर में मैंने लिखा हुआ है, पहले उस मैट्रिक्स को लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा मैट्रिक्स पहले आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो पहला मैट्रिक्स है जिसको मैंने ये रेड लाइन से जो है वो यहाँ पे शो करवाया हुआ है, इसको अपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो वो इनके जो ग्रीन ब्लू कलर में मैंने ट्रांसफर लिए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग से, ये क्या हो जाएंगे, ये इकट्ठे होके क्या बन जाएगा, इन दी एंड ओवरऑल दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज बन जाएगा। ये है ये वाला रिजल्ट जो मैंने भी यहाँ पे यूज़ किया है। आसान ही है यूज़ करना, जस्ट आप लोगों को क्योंकि दो ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है होगी समझने में, लेकिन फिलहाल जितना डिटेल में मैंने समझा दिया, उम्मीद है अब आपकी कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पे जो है उस टाइम में जो है वो दूर हो गई होगी। क्या आप देखें यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस क्या है, सेम ही मैट्रिसेस है, दोनों मैट्रिसेस क्या है, ए का ट्रांसपोज ही है। तो ए का ट्रांसपोज जब ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा आपके पास ए के ट्रांसपोज का ये स्केयर बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर वाले दो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका आंसर लिखा है, लेकिन बाहर में इनका ट्रांसपोज भी लिखा हुआ है, इसलिए बाद मैं क्या करूँगा इनका ट्रांसपोज भी लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन की सपोजिशन की तरफ, जो मैं क्वेश्चन में गिवन दी गई थी। आपको याद हो क्वेश्चन में ये गिवन दिया गया था कि जो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है वो क्या है, अडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये हमें गिवन दिया गया था। अब ए का ट्रांसपोज अडम्पोटेंट होने का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बताया था कि ए के ट्रांसपोज का अडम्पोटेंट होने का मतलब ये है कि ए के ट्रांसपोज का अगर हम
स्केयर लेंगे या किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के डम्पर होने का मतलब ये होता है कि उसका अगर हम स्केयर लेंगे तो स्केयर लेने के बाद हमें आंसर में जो है वो वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए जिसका हम लोगों ने स्केयर लिया है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक का ट्रांसपोज डम्पर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि एक के ट्रांसपोज का अगर आप स्केयर लेंगे तो आंसर में आपको एक का ट्रांसपोज ही मिलेगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए के ट्रांसपोज का होल स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, ए के ट्रांसपोज के ही इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे सोल्यूशन में। आपको सोल्यूशन में देखें, आपके सोल्यूशन में क्या आ रहा है, आपके सोल्यूशन में यहाँ पे जो बाहर वाला ब्रैकेट है उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है ए के ट्रांसपोज का होल स्केयर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए के ट्रांसपोज का होल स्केयर किसके इक्वल है, ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है अपने सोल्यूशन में। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने सोल्यूशन में। तो हमारा आंसर इन दी एंड क्या बनेगा, ये जो मैंने रेड कलर से जो भी हाईलाइट किया हुआ सोल्यूशन के अंदर ए के ट्रांसपोज का होल स्केयर, इसकी जगह सिंपली क्या आ जाएगा, इसकी जगह जस्ट ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया डाटा, इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन में डाटा गिवन दिया गया इसको हम यूज़ करेंगे तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के ट्रांसपोज के होल स्केयर की जगह ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। और उसके बाद ये जो बाय ट्रांसपोज लिखा हुआ है अलग से, इसको जो है इसके साथ फिर हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं आपके पास क्या बना है, ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बना हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को जनरली पता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसका हम 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखा हुआ है मीन्स कि एक बार ए का 2 बार ट्रांसपोज लिया हुआ है। तो ए का जब हम 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, आंसर में हमें जो है वो एक मैट्रिक्स जो है दोबारा फिर से मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमने कहाँ स्टार्ट किया था, हमने इस ए स्केयर से जो है वो स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ए स्केयर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। सोल्यूशन आपका कितना, सोल्यूशन आपका सिर्फ यही है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है इतना, जिसको मैं ग्रीन कलर से जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपके पास सोल्यूशन है। ए स्केयर से हमने स्टार्ट किया था, ए स्केयर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स अलग अलग लिखे हुए हैं उनको ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। और जब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स को लिखा हमने तो 2 ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, उनकी साइड चेंज करके। तो दोनों को इकट्ठा करके उनके साइड चेंज करके एक ही ट्रांसपोज लिख दिया मैंने ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट ये जो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज था, 2 मैट्रिक्स सेम ही थे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसका स्केयर बन जाएगा। और जब स्केयर बन जाएगा तो हमें पता है कि ये डाटा में गिवन दिया गया था कि ए के ट्रांसपोज का जो स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल ही होता है। इस डाटा को हम जो है वो या इन्फॉर्मेशन को हम अपने कैलकुलेशन में यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का जो स्केयर आ रहा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, जस्ट ए का ट्रांसपोज ही आ जाएगा। और ए का जो एक ट्रांसपोज वो पहले से बार मौजूद था वो इसके साथ लगाएंगे और इन दी एंड ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा, वो ए के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज इन दी एंड आप लिख सकते हैं ए का स्केयर जो है वो प्रूफ हो गया, वो किसके इक्वल आ रहा है, वो ए के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यही है कि ए जो है आपके पास वो क्या है, अडम्प्टेड मैट्रिक्स है। सपोजिशन क्या थी हमारे पास, सपोजिशन ये थी कि अगर ए आपके पास जो है कोई अडम्प्टेड मैट्रिक्स है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो फिर ए जो है आपके पास अडम्प्टेड मैट्रिक्स होगा। वो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट ही मैंने करवा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 में एक और चीज़ पूछी है वो ये पूछी है कि कह रहे हैं इज दी सम ऑफ 2 अडम्प्टेड मैट्रिसेस अडम्प्टेड, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हमने ये चेक कर लिया है कि अगर 2 मैट्रिसेस अडम्प्टेड मैट्रिसेस हों तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो तो जो ए बी होता है वो अडम्प्टेड मैट्रिक्स होता है। एक चीज़ हमने ये चीज़ प्रूव की है। दूसरी चीज़ हमने ये प्रूफ की है कि अगर ए का ट्रांसपोज है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, अगर वो अडम्प्टेड मैट्रिक्स हो तब जो ए है वो खुद भी क्या होता है, अडम्प्टेड मैट्रिक्स होता है। अब वो नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई से 2 मैट्रिसेस हों जो कि अडम्प्टेड मैट्रिक्स हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, वो क्या हैं, अडम्प्टेड मैट्रिसेस हैं। तो कहता है कि अगर हम उनको सम कर दें आपस में, यानी कि ए और बी को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद ये जो हमें नया मैट्रिक्स मिला है ए प्लस बी, कहता है ये भी अडम्प्टेड मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। ये उसने पूछा है क्वेश्चन में, इसे बताया नहीं वो होगा या नहीं होगा, उसने पूछा है। तो क्या हम दो अडम्प्टेड मैट्रिक्स को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो उनको ऐड करने के बाद जो नया मैट्रिक्स ए प्लस बी होता है वो अडम्प्टेड होता है या नहीं होता।
इसका इसका आंसर जो आप लोगों ने जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने का मतलब ये है कि अगर तो हो, होता है दो मैट्रिसेस का सम अडम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसका जनरली प्रूव करना है। जैसे भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट्स में जो है जनरली प्रूव करके बताए थे। कोई मैट्रिसेस अपनी तरफ से लेके, अपनी मर्जी से कोई दो मैट्रिसेस लेके जो है वो प्रूफ नहीं किया, बल्कि जनरली जो है वो ए बी मैट्रिसेस लेके और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन दी गई थी उनको यूज़ करते हुए जनरली मैंने प्रूव किया था कि दोनों पहले केस में ए बी जो है वो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनता है और दूसरे केस में जो है वो ए मैट्रिक्स है वो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनता है। ये जनरली प्रूव किया था। इसी तरह यहाँ पे जो जस्टिफाई जो आंसर का मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि अगर आपका तो दो मैट्रिक्स अडम्पोटेंट मैट्रिक्स का सम अगर अडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनता है, तो आप लोगों ने जनरली जो है प्रूव करना है कि ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है नया बनता है, ये क्या बनता है, अडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनता है। जनरली प्रूव करना है। और अगर अडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो नहीं बनता, आपको लगता है कि दो मैट्रिक्स का सम अडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं बनता, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, कोई से ऐसे दो मैट्रिक्स लेने हैं ए और बी जो कि अडम्पोटेंट मैट्रिक्स हों, पर्टिकुलरली अपनी मर्जी से। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। आप लोगों ने खुद ही जो है वो उनकी एग्जांपल ढूंढनी होगी आप लोगों को कि वैसे भी दो मैट्रिक्स आप लोगों ने लेने हैं ए और बी पर्टिकुलरली जो कि अडम्पोटेंट मैट्रिक्स हों। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा ए प्लस बी। लेट से वो आपको एक नया मैट्रिक्स मिल गया ये वाला ए प्लस बी। अब इस मैट्रिक्स को आपने चेक करना है कि ये अडम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर लेना मीन्स इसका जो आंसर आया है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। और मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे लेते हैं, उस मैट्रिक्स को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को जब आप खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी का और स्क्वायर मिल जाएगा। जब खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक रिजल्ट में एक और मैट्रिक्स मिलेगा आंसर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको रिजल्ट में ये वाला मैट्रिक्स मिलता है आंसर में, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो अब ये मैट्रिक्स अगर आपके पास फिर से अगर ए प्लस बी आ जाता है, ठीक है, तो ये तो जनरली तो नहीं प्रूफ होगा। लेकिन अगर नहीं आता ये वाला, तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि जनरली दो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स का सम जो है वो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो नहीं बनता। अगर आपका इक्वल आ जाता है, याद रखिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके चेक किया कि दो मैट्रिक्स अडम्पोटेंट मैट्रिक्स लिए पर्टिकुलरली, उनको सम करके आपने चेक किया कि उनका सम का जो आंसर आता है वो भी अडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनता है, तो पर्टिकुलरली ही प्रूफ होगा, अडम्पोटेंट जनरली प्रूफ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि जनरली दो मैट्रिक्स अडम्पोटेंट मैट्रिक्स का सम अडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनता है, तो आप लोगों ने जनरली प्रूव करना है उसको। अगर जनरली नहीं बनता तो कोई सी भी दो पर्टिकुलर एग्जांपल पर्टिकुलरली मैट्रिक्स लेके जो कि अडम्पोटेंट मैट्रिक्स हों, उनको फिर सम करें, उनके सम का जो आंसर आएगा फिर उसको चेक करें पर्टिकुलरली कि वो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो बनता है नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो आपकी एग्जांपल जो है वो उसको उस एग्जांपल को आप जो है एज रीज़न यूज़ कर सकते हैं कि ये देखें हमने दो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स लिए हैं, लेकिन इनका जो सम आ रहा है, जो सम जो नया मैट्रिक्स आ रहा है वो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं बन रहा, इसलिए इन जनरल दो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स का सम जो है वो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं बनता। और अगर आपको लगता है कि अडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनता है, फिर आप लोगों को जनरली प्रूव करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो, क्योंकि मैंने भी सोल्यूशन नहीं देखा, मुझे लगता है कि दो मैट्रिक्स अडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो सम जो होता है वो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो नहीं होता। तो आप लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को दो पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो है वो अडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो लेने पड़ेंगे खुद से। फिर उनको आपको सम करना पड़ेगा, सम करेंगे तो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा। फिर उस मैट्रिक्स को आपने चेक करना है अडम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं। तो अब जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा आपने उसका स्केल लेना है, स्केल लेने के बाद चेक करना है कि वही मैट्रिक्स दोबारा फिर से आएगा या नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो आप कह सकेंगे ये देख लें दो अडम्पोटेंट जो मैट्रिक्स होते हैं उनका सम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अडम्पोटेंट मैट्रिक्स ही आए। तो आपके क्वेश्चन में जो जस्टिफिकेशन पूछी है वो आपके क्वेश्चन में आंसर की जो जस्टिफिकेशन जो है वो हो जाएगी।